हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती या फिर सीजी व्यापम का कोई से भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टॉपिक से आपको हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो होते काफ़ी ईजी हैं, जिसमें आपका सिंपल सा कंसेप्ट लगता है, बस आप क्वेश्चन को देखें और उसका आंसर मिल जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो छात्रावास अधीक्षक में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। तो देखिए, ये होगा आपका हॉस्टल वार्डन का क्लास 7। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप उन सभी क्लास को जाके जरूर देखिए, ताकि आपका हॉस्टल वार्डन हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, आपका मैथ्स का क्लास पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो देखिए, इस क्लास में हम देखेंगे रेखा तथा कोण। ठीक है, देखिए इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किस प्रकार के आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बन सकते हैं, इस सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। इसी के साथ रेखा तथा कोण का हमने शिक्षक भर्ती के क्लास में पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है, हर एक पॉइंट को। रेखा क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट क्या होता है, कोड क्या होता है, सारा चीज़ पूरा एक एक पॉइंट को समझा दिया गया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। अगर आप इस टॉपिक में कमज़ोर हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट ही बताया है, और जो क्वेश्चन बनाने का ट्रिक है वही सारा चीज़ बताया है। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। उसके बाद इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा और नोट करते चलिएगा। तो देखिए, आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शुरू में ही मिल जाएगा, उसको आप जाके जरूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रेखा तथा कोण से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ कि नंबर आप क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझें, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो उस कंसेप्ट से आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन के अलग अलग कंसेप्ट बताऊंगा, आप उसको बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। इसी के साथ आप इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इन सभी चीज़ का पूरा बेसिक में पूरा डिटेल आपको बताया हुआ है। तो अगर आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप कोई से भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड बना सकते हो। देखिए, अब इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कि दी गई आकृति में समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखा क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है। तो इसमें क्या दिया है कि दी गई आकृति में समांतर रेखाएं एल एम एन एक तिर्यक रेखा P द्वारा क्रमशः एक्स वाई और जेड पर प्रतिच्छेद होती है, तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, कि हमें 3 समांतर रेखा दिया गया है, एल एम और एन। अब देखिए, अगर मैं इसी पे बनाता हूँ तो इसका अगर मैं आपको PDF भेजूंगा तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए इसको आपको समझाने के लिए मैं इसको एक बार और बना लेता हूँ। देखिए, एक हमें दिया है एल, एक हमें दिया है एम, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, एक हमें दिया है एन। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये तीनों आपस में समांतर है। समांतर क्या होता है, जो भी रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब वो एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती, वही रेखाएं समांतर होती हैं आपस में। तो देखिए, ये हमारा 3 रेखाएं दिया गया है। उसके बाद इसको एक तिर्यक रेखा P काट रहा है कुछ इस प्रकार से, P द्वारा क्रमशः एक्स वाई और जेड पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए, यहाँ पास ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, ये वाला हमारा जेड है, इन रेखाओं पर प्रतिच्छेद करती है। और ये वाला एंगल का हमें मान दिया गया है, सिर्फ एक जगह का मान, बाकी सभी जगह का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए, एंगल 1 ये वाला एंगल, मतलब यहाँ पर का एंगल हमें फाइंड करने के लिए बोला है, एंगल 2 यहाँ पर का एंगल हमें फाइंड करने के लिए बोला है, और एंगल 3 मतलब ये यहाँ पर का एंगल हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही काफ़ी बड़ा लगता है, काफ़ी डरावना लगता है, आप इसको विद इन सेकेंड बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको रेखा और कोण का जो पार्ट 1 जो शिक्षक भर्ती के चैप्टर में कराया था, उसमें मैंने एक आपको पढ़ाया था संगत कोण।
हमने देखा था एक संगत कोण। अब देखिए संगत कोण होता है क्या है, पहले इसका हम एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी दो पैरेलल लाइन है, एक हो गया मान लीजिए ए है, एक हो गया बी है। अब इसको कोई सा भी रेखा प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं क्यू। तो इसका संगत कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए ये हमारा दोनों आपस में पैरेलल है ए और बी। अब ये इसको समान एंगल से प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर का देखिए ये खाली ए है, ए को भी ये इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगी, और ये खाली बी है, बी को भी ये इसी एंगल में प्रतिच्छेद करेगी। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। ये एंगल जो भी होगा हमारा उतना ही एंगल ये भी हमारा होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। अब इसी को अगर देखिए जोड़ के इसमें दे दिया है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। ये होता है आपका संगत कोण के रूल के हिसाब से। ठीक उसी प्रकार ये वाला एंगल देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये नीचे का एंगल भी आपस में बराबर होगा, ये नीचे का एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये अगर ऊपर का एंगल बराबर हो रहा है तो नीचे का एंगल भी आपस में बराबर होगा संगत कोण के हिसाब से। ठीक उसी प्रकार इस साइड भी हम देखते हैं। अब देखिए ये वाला एंगल जितना होगा यहाँ पर सेम होगा ये वाला एंगल भी इसके बराबर में, ठीक है। ये वाला एंगल जितना होगा सेम उतना ही मान इस एंगल का भी होगा। मतलब यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये भी इसके बराबर में होगा। अब अगर देखिए ऊपर वाले का ऊपर के साथ अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये नीचे वाले एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये होता है हमारा संगत कोण। ठीक इसी कंसेप्ट पे ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। मतलब देखिए हमें यहाँ पर का मान दिया गया है, ये वाले एंगल का मान दिया गया है, कितना दिया है 50, ठीक है। यहाँ पर लिखने का काम हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आप इसको समझते चलिएगा। इस एंगल का मान 50 दिया गया है। अगर ये तीनों लाइन हमारा समांतर है तो ये वाला एंगल भी 50 होगा, और ये वाला एंगल मतलब ये जेड का मान भी 50 होगा, ठीक है। ये तीनों एंगल का मान 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझने वाली बात है कि एक हमारा ये है, ये प्रतिच्छेदी रेखा हमारा ये P है। अब यहाँ पर ये तीन पैरेलल लाइन को ये प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन मैं बना लेता हूँ ये L को, इस L को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। इस L को ये P जो है प्रतिच्छेद कर रही है। हमारे यहाँ पास ये M भी है और N भी है। तो पहले हम L से ही समझते हैं। तो देखिए एक कंसेप्ट और होता है दोस्तों, एक हमारा होता है सरल रेखा, एक होता है हमारा सरल रेखा। अब देखिए सरल रेखा का कंसेप्ट क्या होता है। सरल रेखा मतलब मान लीजिए सरल रेखा क्या होता है, ये हमारा एक सरल रेखा हो गया। तो सरल रेखा में हमेशा कितने अंश का कोण बनता है, तो सरल रेखा में हमेशा हमारा बनेगा 180 अंश का कोण, ठीक है। एक सरल रेखा में हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये प्रोटेक्टर का जो एग्जांपल दिया था, ठीक है। इसका जो पार्ट 1 वीडियो में मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था। एक प्रोटेक्टर का एग्जांपल दिया था, इसका ये सरल रेखा होता है, ये हमारा 180 अंश का होता है। अगर इसी को मैं एक बार और मिला दिया तो हमारा टोटल 360 का हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी सरल रेखा 180 अंश का होता है। अब देखिए ये हमारा एक सरल रेखा के जैसा है, ये हमारा ये जो P दिया है ये एक सरल रेखा के भांति ही हमें दिख रहा है, ठीक है। ये L भी हमें एक सरल रेखा की भांति दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए P भी एक सरल रेखा है, और यहाँ पर का मान इतने का मान हमें कितना दिया गया है, ये मान हमें 50 दिया गया है। तो देखिए दोस्तों सरल रेखा का कंसेप्ट क्या होता है, मतलब ये पूरा एंगल, ये मान लीजिए L भी एक सरल रेखा है, ये वाला हमारा एक सरल रेखा होगा, और ये P वाला भी एक सरल रेखा होगा, ठीक है। तो अगर मैं सरल रेखा L को लेता हूँ तो देखिए L से हमारा यहाँ तक का मान, इसका इस एंगल का मान कितना दिया गया है 50, और ये पूरे का मान कितना होगा दोस्तों, पूरे का मान अगर मैं निकालूँ, ठीक है, ये यहाँ पर से कट गया, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस पूरे का मान मैं निकालूं तो पूरे का मान कितना हो जाएगा, ये 180 अंश का होता है, क्योंकि सरल रेखा का मान 180 अंश का होता है। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे का मान क्या होता है, टोटल 180 अंश होता है। अब इसको मान लेता हूँ मैं x, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ x, और यहाँ पर हमें दिया भी गया है। तो x में अगर x धन 50 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस x से ये हमारा जो हमें निकालना है, और ये जितने का मान दिया गया है, मतलब x धन 50 बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से मैं x का मान निकालना चाहूँ तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50,
तो 100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर 180 में से मैं 50 माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 130 अंश। मतलब इस 100 का मान कितना निकल के आ गया, 130 अंश। अब देखिए ये 100 का मान 130 अंश निकल के आ गया। 130 में अगर मैं 50 को जोड़ूंगा तो ये पूरा सरल रेखा हमें मिल जाएगा 180 अंश का। तो यहाँ पर से देखिए इस 100 का मान कितना निकल गया, इस 100 का मान निकल गया दोस्तों 130 अंश। अब संगत कोण के नियम के हिसाब से ये हमारा 130 अंश होगा। तो ये ऊपर वाला, ये जितना ऊपर वाला है, ये वाला ऊपर हमारा 130 अंश का मान है। तो ये जितना ऊपर ऊपर में दिया गया है ये सारा हमारा 130 अंश का हो जाएगा। तो ये भी हमारा 130 अंश का होगा, ये भी 130 अंश का होगा। ठीक है, मतलब एंगल 3 का मान हमें मिल गया। एंगल 3 बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए एंगल 3, क्योंकि इसमें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हमें पूछा गया है। तो एंगल 3 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 130 अंश मिल गया। ठीक है, 130 अंश हमें मिल गया। तो यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तब की कंडीशन में आप इसको कैसे बनाएंगे, हम यहाँ से इसको संगत कोण के हिसाब से सरल रेखा के मान से हम सिर्फ एक एंगल का मान निकाल लेते हैं। देखिए एंगल 3 का मान हमें कितना मिल गया, 130 अंश मिल गया। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, इन तीनों का मान पूछा गया। मतलब लास्ट में जो होगा, जो ऑप्शन में हमें दिया गया है, लास्ट में जो होगा वो हमारा एंगल 3 का मान होगा। तो देखिए 130 किस में दिया है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो हो गया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसमें आपको एंगल फर्स्ट और ये एंगल सेकेंड, ये दोनों का मान निकाल के आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए एंगल 3 का मान हमें कितना मिल गया, 130 अंश मिल गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये भी हमारा एक सरल रेखा है, ये भी एक हमारा सरल रेखा है, और सिर्फ यहाँ तक का मान हमें कितना दिया है, 50। ये भी एक सरल रेखा है। पूरे का मान कितना होगा, पूरे का मान 180 होगा। और 180 में से अगर मैं 50 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 130 अंश भी आ जाएगा। मतलब ये हमारा ये खाली एंगल 4 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 130 अंश। ठीक उसी प्रकार अगर ये नीचे वाला हमारा जितना है उतना ही ये वाला नीचे भी होगा और उतना ही ये वाला नीचे का मान हमारा होगा। ठीक है, संगत कोण के हिसाब से। तो एंगल 1 का भी मान हमारा कितना निकल के आ गया, 130 अंश निकल के आ गया। और ठीक उसी प्रकार एंगल 2 का मान भी हमारा क्या निकल के आ गया, 130 अंश निकल के आ गया। ठीक है, तो आप इसको किसी भी प्रकार से बना सकते हो। आप चाहो तो इस साइड को 180 अंश मान के बनाओ, या फिर आप चाहो तो इस साइड को आपने 180 अंश मान के बनाओ, वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए एंगल 1 का मान भी हमें कितना मिल गया, 130 अंश। एंगल 2 का मान भी हमें कितना मिल गया, 130 अंश। एंगल 3 हमने फाइंड ही कर लिया था, एंगल 3 का मान भी 130 अंश। मतलब तीनों का मान 130 अंश है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पास एंगल 4 का मान हमें पूछा नहीं गया, लेकिन उसका मान भी निकल गया। तो एक चीज़ अगर आपने निकाल लिया तो आप सारा एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो इसी तरीके से। तो इसको तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। इसको और ज़्यादा अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को जा कर के ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा शुरू में ही, आप उसको जाके ज़रूर देखिए, ताकि ये सारा चीज़ आपका पूरा बेसिक से पूरा डिटेल में क्लियर हो जाए। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 44 है तो इनमें से एक कोण होगा। अब देखिए ये सारा जो क्वेश्चन आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ, ये सारा चीज़ आपका व्यापम में कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, और हर एक क्वेश्चन में आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा, उस कंसेप्ट को भी बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला दोस्तों, संपूरक कोण। ठीक है, एक होता है आपका पूरक कोण और एक होता है आपका संपूरक कोण। इन दोनों से काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका एक बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, उसको आइए हम समझ लेते हैं। पहले देखिए पहला होता है आपका पूरक कोण, पहला होता है आपका पूरक कोण। अब देखिए पूरक कोण क्या होता है, मान लीजिए कोई दो पूरक कोण कब होंगे, एक कोण मान लीजिए x है और एक कोण मान लीजिए y है। ठीक है, तो दो कोण पूरक कोण कब होते हैं, जब उन दोनों कोणों का योग हमारा 90 अंश के बराबर में हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई दो कोणों का योग अगर 90 अंश के बराबर में होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप चाहो तो उसको भी नोट करके लिख रख सकते हो। तो देखिए अगर आपको पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में कि 40 का पूरक कोण क्या होगा, तो देखिए 40 का पूरक कोण मतलब मैं 40 में और कितना जोड़ूँ कि ये 90 आ जाए। तो मैं अगर 40 में मैं 50 जोड़ देता हूँ तो इन दोनों का योग कितना मिल जाएगा, इन दोनों का योग दोस्तों मिल जाएगा हमें 90। मतलब 40 का पूरक कोण
हमारा क्या हो जाएगा 50, और 50 का अगर पूरक कोण पूछेगा तो वो हो जाएगा 40। ठीक है, तो पूरक कोण मतलब होता है दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार ये तो हो गया हमारा पहला। अब देखिए दूसरा क्या आता है, दूसरा आ जाता है समपूरक कोण। दूसरा आता है समपूरक कोण। अब देखिए समपूरक कोण क्या होता है, मान लीजिए कोई दो कोण है हमारे पास, एक कोण है x और एक कोण है y। तो इन अगर दोनों कोणों का योग 90 अंश हो तो वो हो जाता है पूरक कोण। और अगर दोनों कोणों का योग हमारा 180 अंश हो, दोनों कोणों का योग अगर हमारा 180 अंश हो, तब के कंडीशन में वो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हो जाते हैं। तो इन दोनों बातों को बिल्कुल आप नोट करके रखिएगा, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपने कभी रेलवे का एएलपी और ग्रुप डी का अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, एएलपी और ग्रुप डी रेलवे का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको ग्रुप डी में हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरक कोण संपूरक कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। तो देखिए ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 44 है। अब संपूरक कोण अगर बोला तो संपूरक कोण का कंडीशन क्या हो जाता है, दो कोणों का योग मतलब x धन y बराबर क्या होता है दोस्तों 180 अंश होता है। ठीक है, ये होता है संपूरक कोण का कंडीशन। अब लेकिन इसमें क्या बोला है, यदि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 44 है, हमने संपूरक कोण क्या क्या माना x और y, तो इन दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई, और इन दोनों का अंतर कितना दिया है दोस्तों 44। तो इनमें से एक कोण ज्ञात कीजिए, मतलब हमें या तो x का मान ज्ञात करना है या फिर y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए x और y का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये तो हमें देखिए मिल गया दो इक्वेशन के रूप में। अगर इसको मैं माइनस कर देता हूँ या फिर इसको मैं प्लस ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अगर इसको मैं प्लस कर देता हूँ तो ये x और x हमारा जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये 180 में से हम 44 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 4 22, ये कितना हो गया दोस्तों 224। मतलब इसको मैं यहाँ से इस साइड से मैं सॉल्व करता हूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 इसके साथ गुणा हो रहा है, वो इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 224 भागित 2 मतलब x बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 224 भागित 2 करने पर ये हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 112 अंश। ये हमारा निकल गया एक कोण। ठीक है, इनमें से कोई एक कोण हमें पूछा गया है। अब देखिए 112 अंश हमें कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, मतलब हमें y की वैल्यू पूछा गया है, एक वैल्यू तो हमें मिल गया, लेकिन ये वैल्यू हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, दूसरे कोण का मान ऑप्शन में दिया है। तो वही दूसरे कोण का मान हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं x की वैल्यू। अगर मान लीजिए मैं यहीं पर रख देता हूँ x प्लस वाई, तो x का मान क्या है दोस्तों 112, तो ये 112 ये हमारा धन y बराबर में क्या हो जाएगा 180 अंश। मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू रख देते हैं। आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 112। ठीक है, अगर इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ इधर तो 180 माइनस 112 ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस 112, और इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 68। y इज इक्वल टू हमारा 68 डिग्री आ जाएगा, जो कि होगा हमारा आंसर। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका बस इसमें ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम रहेगा नहीं। देखिए एंगल और ये अपना लाइन, एंगल और लाइन वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में आपको कोई भी फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ हर एक क्वेश्चन में हर एक पॉइंट पे आपका कंसेप्ट होता है। जैसे कि पूरक कोण का कंसेप्ट ये हो गया, संपूरक कोण का कंसेप्ट ये हो गया, एक हमारा एक सरल रेखा दिया है, ये सरल जो है ये सरल रेखा अपने आप में 180 अंश का होता है। एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज का अंश टोटल अंश कितना हो जाता है 360 अंश होता है। मतलब ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड ही हमारा टॉपिक है, इसीलिए आपको कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ऐसे इस प्रकार के चैप्टर में आपको कोई सा भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 68, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, चित्र में रेखा P व R बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एक रेखा P है, एक रेखा R है जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब काटना,
ठीक है, प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है। यदि x बराबर 45 अंश हो तो y, z व u के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए x का मान हमें दे दिया है, कितना दे दिया दोस्तों, ये हमें दे दिया 45 अंश। देखिए यहाँ पर इसको मैं समझने के लिए यहाँ पर से एक बार और बना देता हूँ। ये हमें दिया है p और ये हमें दिया है दोस्तों r, ये हमें दिया है r, ठीक है। और ये हमारा ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, o। अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या दे दिया है, x बराबर 45 अंश हमें दे दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए जब कोई सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस पर जो बनने वाले कोण है उसके आमने सामने का कोण बराबर में हो जाता है। मतलब इधर देखिए x का जितना मान होगा इसके सामने वाला कोण जो भी है, ये हमारा जो भी होगा, इसका भी मान 45 अंश के बराबर में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर में हो जाता है। मतलब ये कोण हमारा 45 है तो ये कोण भी 45 हो जाएगा। अब देखिए हमें पूछा है इसमें इन तीनों कोणों का मान हमें पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसमें x बराबर तो दे दिया गया 45, y, z व u का मान हमें पूछा गया। तो देखिए z का मान तो हमें मिल गया, z का मान हमें क्या मिल गया, z बराबर 45 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ में कंसेप्ट छिपा हुआ है। आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी देख सकते हो। देखिए क्या पूछा है, y, z और u, जेड का मान किस में, बीच में। तो देखिए बीच में 45 किस में आया है, सिर्फ बी और सी में, ठीक है। तो यही दोनों में से कोई सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से तो हमें जेड का मान निकल गया, अब हमें निकालना है वाई और यू का मान। तो मैंने आपको बताया था कोई भी सरल रेखा है, मान लीजिए ये हमारा ये पी है, यह एक सरल रेखा है, ठीक है। ये जो पी है यह एक सरल रेखा है। तो कोई भी सरल रेखा का अंश कितने अंश का होता है, मतलब कोई भी सरल रेखा में कितने अंश का कोण बनता है, तो वो हमारा बनता है दोस्तों 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब इसको कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर ये r इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहाँ तक का मान हमें कितना दे दिया गया है, ये इसका मान हमें x का मान हमें दे दिया गया दोस्तों 45, ठीक है। इस x का मान हमें दे दिया गया है 45, तो बाकी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरे का मान क्या होता है 180 अंश होता है। इसको अगर मैं मान लिया x, तो x धन 45, x धन 45, इसको हम x नहीं मानते, इसको हम मान लेते हैं u, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। तो इसको मैं मान लेता हूँ u, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, u प्लस 45, u प्लस 45 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये टोटल हो जाएगा दोस्तों 180 अंश। तो यहाँ से मैं u का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो u बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 45। मतलब u बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 180 में से अगर मैं 45 को माइनस करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 135, ये हमारा आ जाएगा 135 अंश। मतलब ये वाला एंगल हमें कितना मिल गया, 135 अंश मिल गया, ठीक है। ये वाला एंगल हमें कितना मिल गया दोस्तों, 135 अंश मिल गया। मतलब ये u का मान कितना मिल गया, 135 अंश मिल गया। ये सारा चीज़ मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हो। x का मान आपको 45 मिल गया, u का मान 135 मिल गया, z का मान भी आपको 45 मिल गया। तो यहाँ पर देखिए u का मान जितना होगा उतना इसके सामने वाले कोण का मान भी हो जाएगा। तो यहाँ पर u बराबर 135 है, तो y का मान भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 135 अंश निकल के आ जाएगा। तो y बराबर देखिए क्या हो जाएगा 135 अंश। तो 135 अंश ये किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद z बराबर क्या हमारा निकला है 45 अंश, तो इसमें दिया 45 अंश। उसके बाद u, तो u का मान फिर से क्या निकला है 135 अंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछता है, आपने शिक्षक भर्ती में भी देखा होगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी में आगे मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर में इसी टॉपिक से किस प्रकार से बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी हम एक एक करके देखते हैं। जैसे हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक सरल रेखा एक वक्र को काटती है। ये आपका हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी। सरल रेखा का सारा कंसेप्ट मैंने आपको पार्ट 1, ठीक है, वो एक्चुअली में आपका पार्ट 1 नहीं है, वो मैंने आपको शिक्षक भर्ती के क्लास में कराया हुआ है, ठीक है। तो वह वीडियो आपको समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है, उसको आप बिल्कुल देखिएगा, वहाँ से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप से हमारा छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा गया है, और इसी प्रकार से आपको आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो या फिर पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हो,
इसी टाइप से क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, यदि निम्नलिखित चित्र में ए बी बराबर ए सी तथा एंगल ए बी सी बराबर 50 अंश हो एवं ए एम बी सी पर लंब हो तो एंगल एम ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से दिया है, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको एक बार और डायग्राम बना रहा हूँ, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ठीक है, क्योंकि इसी डायग्राम में मैं ज़्यादा लिखता हूँ, ज़्यादा काटाफिटी करता हूँ, तो फिर जब आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा तो वहाँ पर आपको समझने में कठिनाई होगी, इसीलिए मैं इसको एक बार और बना लेता हूँ। यहाँ पर ये हमें देखिए क्या दिया है, ए बी और सी, और यहाँ पर ये एम क्या है हमारे, ये लंब है। अब क्वेश्चन को देखिए समझते चलिए, क्या बोला है, यदि निम्नलिखित चित्र में ए बी बराबर ए सी, मतलब ये ए बी जितना है उतना हमारा ए सी भी होगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है, सॉरी ये हमें दिया गया है, तथा एंगल ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 अंश। अब देखिए ए बी सी बराबर हो जाएगा हमारा 50 अंश, मतलब ये किस में आएगा, ये हमारा 50 अंश कहाँ पर लिखा होगा, ये हमारा यहाँ पर लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा तब की कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे कि ये एंगल कहाँ पर लिखा रहता है, तो ये भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ था। देखिए इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया, एंगल ए बी सी, तो इसको आप समझिएगा, जो एंगल मतलब जो हम एंगल लिख रहे हैं ए बी सी, तो जो वैल्यू बीच में लिखाता है ए बी सी, मतलब जो वैल्यू बीच में लिखाता है वहीं का मान, वहीं का एंगल हमें दिया होता है, ठीक है। मतलब एंगल ए बी सी बराबर अगर हमें 50 दिया है तो इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, एंगल बी बराबर ये हमारा 50 दिया गया है, ठीक है। मतलब जो हमारा बीच में जो मान लिखाता है, जो बीच में लिखाता है वही एंगल हमें दिया होता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी हमें एंगल दिया गया, मतलब ये एंगल बी का मान हमें 50 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हमारा ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज के रूप में मिल गया, मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया समकोण। और देखिए समकोण त्रिभुज में इसका मान क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा दोस्तों 90 अंश, आपका यह मान भी 90 अंश हो जाएगा और यहाँ पर का मान भी आपका 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। मतलब यह एंगल हमें 50 अंश दिया है, तो यह एंगल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 90 अंश हो जाएगा। अगर ये 50 नहीं भी दिया होता तो भी यह एंगल हमारा 90 अंश होता है, क्योंकि ये देखिए कोई भी एक रेखा पर कोई दूसरा रेखा लंब हो तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये कितने अंश का बनता है, ये 90 अंश का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या दिया है, यहाँ से समझते चलेगा, एंगल बी का मान हमें दिया गया है कितना, 50, हमें मिल गया एंगल एम का मान, इसको आप चाहो तो मिल गया भी बोल सकते हो, आप चाहो तो दिया है भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एंगल एम का मान कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 90 अंश। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए एंगल एम ए बी, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल एम ए बी, मतलब मैंने आपको अभी क्या बताया, जो चीज़ जो वैल्यू बीच में लिखा होता है वहीं पर उसका एंगल का मान हमें दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस एंगल ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एंगल ए बराबर हमें ज्ञात करना है, मतलब ये यहाँ पर देखिए एंगल ए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ पर देखिए ए बी बराबर आपका ए सी दिया है, तो यहाँ पर जितना एंगल होगा उतना एंगल यहाँ भी बनेगा, ये एंगल आपका जितना होगा उतना एंगल ये वाला एंगल भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 90 है तो हमारा ये भी हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, हम सिर्फ इतना को ही देखते हैं, देखिए ए बी और एम को, ठीक है, हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज ए बी और एम को। तो त्रिभुज ए बी और एम में, इसको मैं आपके समझने के लिए यहाँ से बनाता हूँ, त्रिभुज ए बी और एम में, तो देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का हो जाता है। मतलब देखिए एक कोण हमें दिया है दोस्तों 50 अंश, एक कोण हमें दिया है 50 अंश, दूसरा कोण हमें दिया है 90 अंश, और तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है जिसको मैं लिख देता हूँ कोण ए, ठीक है। देखिए कोण बी का मान हमें दिया है 50 अंश, कोण एम का मान हमें दिया 90 अंश, और ये हमें कोण ए ज्ञात करना है। ये आपका एक त्रिभुज बन गया। अभी आप इस साइड को भूल जाइए, आप एक साइड कोई भी साइड को भूल जाइए, तब की कंडीशन में यहाँ पर ये हमारा एक बन गया त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है दोस्तों हमारा 180 अंश। तो हमने कर दिया तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर में। तो एंगल ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 50 और 90 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 180 माइनस 50 और 90 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 140, ठीक है। इन दोनों को जोड़ता हूँ तो हमारा 140, जो कि इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, ये हो जाएगा हमारा माइनस 140।
मतलब एंगल ए का मान क्या निकल के आ गया, 180 में से 140 को मैं माइनस कर देता हूँ तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 40 अंश। एंगल ए बराबर दोस्तों क्या निकल के आ गया हमारा 40 अंश, जो कि किस ऑप्शन में दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ही 40 अंश। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, बस आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। इसमें हमें कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, ना ही इसमें कोई फॉर्मूला यूज हुआ है, ना ही इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन यूज हुआ है। बस हमें एक कंसेप्ट याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, देखिए एक कोण हमें दिया गया है, दूसरा कोण हमें नहीं भी दिया है तो भी हमें हमारा निकल गया। एक लाइन पर कोई दूसरा लाइन लंबवत होता है तब की कंडीशन में वो जो कोण बनता है वो 90 अंश के बराबर में होता है, और ये सीधा सीधा दिख भी रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन मैं ऐसे खींचूं, इस पर मैं कोई लंब लाइन ऐसे खींच देता हूं, तो इसको आप बिना कोई कैलकुलेशन किए भी जान सकते हो कि इस एंगल का मान 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये वाले एंगल का मान आपका 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मिल गया 90 अंश। अब ये हमारा देखिए एक त्रिभुज के रूप में हमें मिल गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ से हमने निकाल लिया एंगल ए का मान। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए क्या दिया है, दिए गए चित्र के अनुसार x का मान होगा। देखिए ये भी आपका हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया है। एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना, जो डायग्राम दिया गया है उसी से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, आपको ऐसा डायग्राम बनाकर टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, और ये एंगल हो गया दोस्तों हमारा डी। ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल हमें कितना दिया है, 54 दिया गया है। ये एंगल हमें दिया है 43, ये हमारा 43 अंश, ये एंगल दिया हमारा 38 अंश, ये एंगल दिया है हमें 38 अंश। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको एक लाइन खींच देता हूँ, अगर इसको मैं एक लाइन खींच देता हूँ तो ये एक बन जाएगा हमारा एक त्रिभुज के जैसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा एक त्रिभुज के जैसे बन गया। अभी तक ये हमारा कोई भी त्रिभुज के जैसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा होता है, इसमें देखिए ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो देखने के लिए इसमें भी 3 भुजा है, 3 भुजा से घिरी आकृति है, लेकिन देखिए अगर हम त्रिभुज, चतुर्भुज या फिर पेंटागन, हेक्सागन, इन सब का कंसेप्ट क्या होता है, ये आपका एक सीधी लाइन से ही बनना चाहिए। तो इसमें ये आपका सीधा लाइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सीधा लाइन बना देता हूँ तब की कंडीशन में ये हमें एक त्रिभुज के रूप में मिल गया। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, यहाँ पर ये हमें दिया है 43 अंश। अब ये एंगल भी हमारा कोई हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ ए। ये हमें दिया है 38 अंश, तो ये एंगल भी हमारा कुछ हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ बी। ठीक है, मतलब देखिए ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे ये टोटल एंगल जो है, ये जो टोटल एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 43 अंश, ये हो जाएगा 43 अंश धन ए। ये टोटल एंगल हो जाएगा हमारा 43 अंश धन ए के बराबर। बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। ठीक उसी प्रकार ये वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमें पहले से दिया गया है, ये इतने का मान 38 अंश, तो ये टोटल एंगल कितने हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये 38 धन बी। ये टोटल एंगल हो जाएगा हमारा 38 धन बी। तो देखिए यहाँ पर का ये एंगल हमें कितना दिया है, 54 अंश। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से मैं लाइन खींचता हूँ तो ये एंगल हो जाएगा पूरा 43 धन ए। ठीक उसी प्रकार ये पूरा एंगल हो जाएगा हमारा 38 धन बी। अब ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का कंसेप्ट क्या होता है, त्रिभुज का कंसेप्ट होता है दोस्तों कि हमारा तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बड़ा वाला त्रिभुज, देखिए इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, ये आपका एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये आपका एक छोटा वाला त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज में देखते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम कर लेते हैं। पहले देखिए ये वाला कोण का हमें योग मान कितना दिया है, ये वाले कोण का मान हमें दिया गया है 54 अंश धन। अब देखिए ये वाला कोण का पूरे का मान क्या दिया है, ये हमें दिया है 43 धन ए। ये वाला कोण का मान दिया है दोस्तों हमें 43 धन ए धन। अब ये वाला एंगल, ये पूरे का मान हमें क्या दिया गया है, 38 धन बी। ये मान हमें दिया दोस्तों 38 धन बी। इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों 180 अंश। तो यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ए धन बी धन उसके बाद
54, 43 और 38 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 3 7, 7 और ये 7 7 14, ये 15, कितना बचा 5, एक बचा, और इसको जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया ये 13। ठीक है, तो a धन b धन 135 बराबर ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, 180 अंश। तो a धन b का मान क्या निकल के आ गया, a धन b बराबर 180 माइनस 135, 180 माइनस 135। तो 180 में से 135 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो a धन b बराबर क्या मिल के आ गया, तो ये हमारा, इसको मैं अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 45 अंश। तो देखिए a धन b का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, 45 अंश। अभी हमारा आंसर नहीं निकला है, अभी हमें a और ये b दोनों को मिलाकर अंश हमें कितना मिला है, 45 अंश। ठीक है, ये हो गया आपका एक त्रिभुज का। अब देखते हैं इसी में हमारा एक त्रिभुज और बन रहा है। देखिए ये त्रिभुज एक बार मैं आपके लिए बना लेता हूँ। ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ये तो हो गया हमारा ये D, ये हो गया दोस्तों B, और ये हो गया हमारा C। ठीक है, इस छोटे त्रिभुज में अब हम देखते हैं, यहाँ पर ये मान लीजिए ऐसा हमने लाइन लिया है, तो ये जो छोटा त्रिभुज बन रहा है तो इसमें क्या है, देखिए ये हो गया हमारा A, ये हो गया दोस्तों B, क्योंकि हम इस छोटे त्रिभुज में ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा a धन b धन, इसका भी कोई हम मान लेते हैं, ये हमारा d, ये हमारा क्या दिया दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर दिया है x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये x, और इसी x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसी x का मान हमें ज्ञात करना है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ रफ के लिए बनाया हुआ है, आप इसको देख के चलिएगा। तो अब देखिए छोटे त्रिभुज में क्या हो जाएगा, x धन a धन b, इसमें भी वही कंसेप्ट लग जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 अंश। मतलब x धन a धन b बराबर कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। तो x धन a धन b का मान हमने निकाला कितना, 45। तो a धन b के जगह में मैं क्या रख दूंगा, 45 अंश बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 180। तो यहाँ से मैं x का मान निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45। तो 180 में से अगर मैं 45 को माइनस करूंगा तब की कंडीशन में क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा निकल के आ जाएगा 135 अंश। x का मान हमारा निकल के आ जाएगा 135 अंश, जो हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें इसमें क्या पूछा है, x का वैल्यू ही पूछा गया है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135 अंश। तो इन छोटी छोटी बातों को बस आपको ध्यान रखना है, फिर ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते तो आप इसको बहुत ही कम टाइम में बना सकते हो। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होगी। अब देखिए आपका हो गया ये विकर्णों की संख्या। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपका व्यापम में काफ़ी बार पूछा गया है, और ये टॉपिक तो रेलवे का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो देखिए कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इसको भी हम पूरा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुभुज होता क्या है। तो बहुभुज क्या होता है दोस्तों, 3 या 3 से अधिक भुजा वाली बंद आकृति हमारा बहुभुज कहलाता है। 3 या 3 से अधिक भुजा वाली जो बंद आकृति होता है वो हमारा बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें हमारा क्या दिया गया, 10 भुजा। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे क्वेश्चन को। मान लीजिए एक हमारा बहुभुज है ये त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में हमारा विकर्ण कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए विकर्ण क्या होता है, कोई भी आपका दो कोना को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो इसमें आपका देखिए कोई भी कोना नहीं मिल रहा है, कोई भी कोना जो है आपको बिना अगर हम सीधा लाइन खींचते हैं तो कोई भी कोना नहीं मिल रहा है। तो एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, इसमें हो जाती है दोस्तों 0। ठीक है, अब अगर इसी में मैं अगर ले लेता हूँ एक चतुर्भुज, मान लीजिए एक चतुर्भुज ले लिया, एक आयत ले लिया, फिर एक वर्ग ले लिया, तो इसमें कितने विकर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन से मैं इस कोने से इस कोने को मिला सकता हूँ, और एक सीधी लाइन से मैं इस कोने से इस कोने को मिला सकता हूँ। मतलब इसमें कितने विकर्ण हो जाएंगे, 2। ठीक है, ये तो हम हो गया हमारा त्रिभुज का, ये हो गया हमारा चतुर्भुज का। अब ये तो है हमारा छोटा छोटा टॉपिक, इसीलिए हम इसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसी में दे दिया जाए 10 भुजा वाले, 20 भुजा वाले, 50 भुजा वाले, 60 भुजा वाले, तो ऐसे हर एक को हम ऐसे छाप करके नहीं बना सकते। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, जहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n बराबर हो जाएगा हमारा भुजा, n बराबर हो जाएगा हमारा भुजा। मतलब अब इसमें देखिए 10 भुजाओं वाले बहुभुज, अब 10 भुजा का कोई सा भी आपका बहुभुज बन सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का बन सकता है।
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला, 10 भुजा मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा दोस्तों 10। तो इसी फॉर्मूला में हम रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो n बराबर हमारा क्या दिया है 10, तो इसी अगर फॉर्मूला में मैं रखता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये n मतलब ये हो जाएगा 10 गुणा ये हमारा क्या हो जाएगा n-3। n-3 करने पर n-3 कहने का मतलब क्या हो जाएगा 10-3। तो 10-3 करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, 10-3 करने पर ये हो जाएगा 7 और ये बटे में 2। यहाँ से ये देखिए 2 एकम 2, 2 पंछे 10 मतलब 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब ये 35 क्या है, तो ये 35 हमारा 10 भुजा में 10 भुजाओं वाले बहुभुज में बनने वाले विकर्णों की संख्या, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 35, जो कि होगा हमारा दोस्तों आंसर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसी में हम देखते हैं, मान लीजिए ये इसी को हम इस चतुर्भुज वाले में निकाल करके देखते हैं। तो इस चतुर्भुज में n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा इसमें हो जाएगा, अगर चतुर्भुज है तो n बराबर हो जाएगा 4, अगर त्रिभुज है तो n बराबर हो जाएगा 3। तो अगर हम चतुर्भुज के लिए निकालना चाहें तो तब के कंडीशन में n बराबर क्या हो जाएगा 4। तो इसी फॉर्मूला में अगर मैं रख देता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए n बराबर हो जाएगा ये 4 गुणा n-1 मतलब 4-3। ठीक है, सॉरी इसको मैं n-1 बोल दिया, ये हो जाएगा हमारा n-3 मतलब n बराबर 4 है तो ये 4-3, तो 4-3 करने पर ये हो जाएगा हमारा 1 और ये बटे में क्या है दोस्तों 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 2 एकम 2, 2 दूने 4 मतलब ये 2 एकम कितना आ गया, 2 एकम के हमारा आ गया 2, मतलब 4 अगर भुजा हो तब के कंडीशन में उसमें कितने विकर्ण हो जाएंगे 2। ठीक है, अगर इसी को मैं त्रिभुज वाले में रख के देखूं तब की कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, n बराबर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, n बराबर इसमें कितनी भुजा है 3, तो n बराबर 3। इसी फॉर्मूला में अगर मैं रख दूं तब के कंडीशन में क्या हो जाए, देखिए ये हमारा ये 3 गुणा, अब यहाँ पर ये n बराबर 3 तो 3-3, तो 3-3 करने पर ये हो जाएगा 0 बटे में 2, मतलब ये पूरे का मान क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 0। तो इसीलिए त्रिभुज में कोई भी डायगोनल कोई भी हमारा विकर्ण नहीं होता, चतुर्भुज में कितना हो जाएगा विकर्ण हमारा 2। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके चाहे तो हमें 10 भुजा दे दिया जाए या फिर हमें 1000 भुजा दे दिया जाए, चाहे 100 भुजा दे दिया जाए, जितना भी भुजा दे दिया जाए हम इसी फॉर्मूला का यूज करके नंबर ऑफ डायगोनल को निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। हमें हर बार ऐसे छाप करके नहीं बनाना, बस आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला दोस्तों, समबाहु पंचभुज। ठीक है, और उसमें प्रत्येक अंतःकोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसका भी कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर हम फाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। मान लीजिए यह एक हमारा कोई सा भी त्रिभुज है। ठीक है, यह एक हमारा कोई सा भी त्रिभुज है। अब देखिए उस क्वेश्चन में क्या दिया था, समबाहु। ठीक है, मतलब समान भुजा। समबाहु का मतलब होता है समान भुजा, मतलब इस त्रिभुज में तीनों भुजा अगर बराबर हैं। ठीक है, इसमें अगर देखिए तीनों भुजा अगर बराबर हैं, इस त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, तो अगर तीनों भुजा बराबर हैं तब की कंडीशन में इसका तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तीनों कोण ये तीनों कोण भी आपका आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी आपका आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये हमारा कोई सा भी चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, इसका अगर चारों भुजा अगर आपस में बराबर है तब के कंडीशन में इसका चारों कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसका चारों कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसी के कंसेप्ट में मान लीजिए हमारा कोई पंचभुज है, ये हमारा कोई पंचभुज है। अब इसके अगर सभी भुजा बराबर हैं तब के कंडीशन में इसमें जो भी कोण बनेगा, इसका जो पांचों कोण बनेगा ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पंचभुज के कंडीशन में भी, मतलब अगर भुजा आपस में बराबर हैं तो उसके कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें देखिए हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, अंतःकोण। अब देखिए पहले हम अंतःकोण और बाह्य कोण को हम समझ लेते हैं, अभी आप इसको मत देखिएगा, पहले मैं जो समझा रहा हूँ इसको आप समझते चलिएगा। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब तीनों कोणों का योग मतलब इसके अंतःकोणों का योग। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश का होता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, उसी प्रकार चतुर्भुज के ये चारों कोणों का चतुर्भुज के ये चारों अंतःकोणों का योग कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है दोस्तों 360 अंश। ये भी हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं।
लेकिन अगर अब हमें एग्जाम में दे दिया जाए आपका पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज ऐसे करके दे दिया जाए, मतलब 3 या 4 से ज़्यादा भुजा दे दिया जाए, तब के कंडीशन में हम अंतःकोण कैसे निकालेंगे? हर एक का अंतःकोण तो हम याद करके रख नहीं सकते, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, अंतःकोणों का योग। तो कोई सा भी आपका बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n-2 इंटू 180। ठीक है, n-2 गुणित 180 करने पर उसके अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n बराबर हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ भुजा। ठीक है, यह उसका ये भुजा का नंबर n दर्शाता है। n बराबर हो जाएगा जितना भुजा हमें पूछा रहेगा वो हो जाएगा हमारा n। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार ये तो हो गया हमारे अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला हो जाता है n-2 इंटू 180। तो अब अगर हमें प्रत्येक अंतःकोणों का अगर योग हमें पूछ दिया जाए तब के कंडीशन में क्या होगा, प्रत्येक मतलब कोई सा भी एक अंतःकोण अगर हमें पूछ दिया जाए तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, n-2 इंटू 180 अपॉन में n। ठीक है, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के तौर पर हमें क्वेश्चन दिया गया है तो उसको हम वही से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है। अब इसमें देखिए क्या बोला है, समबाहु, क्योंकि भुजा समान होगा तभी उसका जो है अंतःकोण भी आपस में समान होंगे। अब इसमें क्या दिया देखिए, पंचभुज। पंचभुज मतलब n बराबर क्या निकल के आ जाएगा, n बराबर निकल के आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, पंचभुज मतलब 5 भुजा, षटभुज मतलब 6 भुजा, सप्तभुज बोले मतलब 7 भुजा, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, नवभुज मतलब 9 भुजा। ठीक है, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। पंचभुज बोला मतलब 5 भुजा, तो n बराबर 5। अब देखिए पंचभुज के कंडीशन में अंतःकोण क्या निकल के आ जाएगा, अंतःकोण। तो अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n-2 इंटू 180। तो इसी फॉर्मूला में अगर मैं रख देता हूँ तो n बराबर क्या है देखिए 5, मतलब यहाँ पर n बराबर मैं रख देता हूँ 5, 5 माइनस 2 गुणित 180 अंश। ठीक है, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अंतःकोण। तो 5 में से अगर मैं 2 को माइनस कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 3 गुणित 180 अंश बराबर ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 3 गुणित 180 अंश करने पर ये हमारा निकल के आ जाएगा 54। 18 ये कितना हो जाता है 54, मतलब ये हो जाएगा 540 अंश। तो एक पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग हमारा हो जाता है 540 अंश। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, अगर आपको अंतःकोणों का योग पूछता तो तब के कंडीशन में आपका आंसर हो जाता 540 अंश। लेकिन इसमें क्या पूछा है, प्रत्येक अंतःकोणों का मान। अब अगर आपको प्रत्येक अंतःकोण का मान अगर आपको पूछा रहेगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको प्रत्येक अंतःकोणों का मान अगर आपको पूछा रहेगा तब के कंडीशन में हम क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे n से। देखिए इसमें टोटल में क्या दिया है, डिवाइड बाई n। तो यहाँ पर n बराबर क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा देखिए 540, ये हो जाएगा हमारा 540 बटे n का मान कितना दिया है 5। अगर इसको मैं भाग करता हूँ तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए हमारे ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, ये हो गया आपका 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य और ये 5 अट्ठे 40, मतलब 108 अंश हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रत्येक बोलेगा तब के कंडीशन में हमें n से भाग करना है और हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 108 अंश। और अगर आपको प्रत्येक नहीं पूछा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अंतःकोण पूछा रहेगा, तब के कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा 108 अंश। हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, एक होता है हमारा अंतःकोण और एक होता है हमारा बाह्य कोण। तो आपका इंपॉर्टेंट अंतःकोण है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट आप और समझिएगा, इसमें मैंने नोट करके लिख दिया है, कोई भी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 अंश ही होता है। ठीक है, आपका चाहे कोई सा भी बहुभुज है उसके बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 अंश होगा। इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। मतलब अगर मैं यहीं से इसी कंसेप्ट से मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये हमारा मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो इसका बहुभुज क्या हो जाएगा, देखिए मतलब बहुभुज मतलब 3 से ज़्यादा भुजा। तो ये तो हमें बहुभुज मिल गया। अब इसमें क्या दिया, बाहरी कोण, बाह्य कोण मतलब हमारा ये एक कोण ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बाहरी कोण, हमारा एक कोण ये हो जाएगा और दूसरा कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कोण हमारा ये हो जाएगा
और तीसरा कोण क्या हो जाएगा, एक कोण हमारा ये हो जाएगा। तो इन्हीं जो बाहरी कोण का योग हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 360 अंश निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका त्रिभुज में हो, चतुर्भुज में हो, कोई सा भी बहुभुज हो, सभी के कंसेप्ट में ये सेम होता है। ठीक है, तो अगर बाह्य कोण बोलेगा तो बाह्य कोण हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 360 अंश निकल जाएगा। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपको कोई सा भी बहुभुज दे दिया गया है और उसमें अगर हमें पूछ दिया जाए कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए, तब की कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए पूरे कोई सा भी बहुभुज हो उसमें सभी का पूरे का जो बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360 अंश 360 अंश होता है। अब जितना भी बहुभुज दिया रहेगा, अगर हमें प्रत्येक का मान पूछा रहेगा तब के कंडीशन में हम उसको 360 से भाग कर देंगे तो हमें प्रत्येक का मान निकल जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 और एक अंतः कोण का मान कितना हो जाएगा, अगर हमें एक अंतः कोण का मान निकालना हो तो n-2 इंटू 180 अपॉन में n हो जाएगा। और बाह्य कोण के कंडीशन में क्या होता है, सभी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, किसी अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। अब अष्टभुज मतलब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n बराबर हो जाएगा 8। अब इसमें क्या बोला है, सभी अंतः कोणों का योग। ठीक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा। इसने बोला सभी अंतः कोणों का योग और प्रत्येक अंतः कोण का मान। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो देखिए सभी अंतः कोणों का योग हमें पूछा है, तो सभी के कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा n-2 इंटू ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 180। तो n का मान कितना है 8, तो 8 - 2 ये हो जाएगा हमारा 8 - 2 और ये गुणित में हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा गुणा 180 अंश। ठीक है, तो ये 8 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूँ तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुणित 180 अंश। तो 18 छक्के हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 18 छक्के होता है हमारा 108 और ये हो जाएगा दोस्तों 0, मतलब 1080 अंश। ठीक है, तो अष्टभुज के कंडीशन में सभी अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 1080 अंश हो जाएगा। ये हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में उसको याद रखना है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है, आकृति में ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, आपका ए बी जो है सी डी के पैरेलल होगा और ई एफ जो है ए बी और सी डी को काटती है। जो ई एफ है वो ए बी और सी डी को काटती है, तो एक्स का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया हुआ है, अभी आपको पिछला क्वेश्चन में ही कराया था और आपका जो अभी मैंने जो आपका पार्ट 1 जो वीडियो बताया रेखा और कोण का, उसमें भी मैं इस टाइप का काफ़ी क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो देखिए ये हमारा जो क्या दिया है, किस टाइप का दिया है, ये हमें दिया है संगत कोण। ठीक है, ये हमारा दिया है दोस्तों संगत कोण। अब इसमें लगा है संगत कोण का कंसेप्ट। अब संगत कोण के कंसेप्ट में अभी मैंने आपको बताया था, ये हमारा जो मान रहता है, ये वाला जो मान रहता है वो इसके बराबर में हो जाएगा। मतलब ये 2x दिया है तो ये भी आपका 2x हो जाएगा। अब ये वाला एंगल हमें पहले से क्या दिया, देखिए 4x + 12, ये हमें दिया पहले से 4x + 12, तो ये मान भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x + 12। ये मान भी आपका संगत कोण के रूल के हिसाब से ये मान भी आपका आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब इस साइड का देखिए ये ऊपर वाले आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार ये वाला भी आपका ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला आपका बराबर में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार में मान लीजिए अगर आपका ये नीचे में कोई मान होता तो ये नीचे के मान के बराबर में हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये इस साइड भी आपका बराबर में हो जाता है संगत कोण के रूल के हिसाब से। अब इसमें हमें क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इतने एंगल का मान हमें कितना दिया है दोस्तों, 2x। ठीक है, और इस एंगल का मान कितना दिया हमें, 4x + 12। और अभी यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट और देखा था, यह एक हो गया सरल रेखा। सरल रेखा ये क्या हो गया दोस्तों, ए बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सरल रेखा हो गया ए बी। और सरल रेखा का में कितने अंश का कोण बनता है, सरल रेखा में अगर मैं बोलूँ तो कितने अंश का कोण बनता है, तो ये 180 अंश का कोण बनता है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये कितने के बराबर में हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 180 अंश के बराबर में हो जाएगा। अब यहाँ से मैं x का मान बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ, बस इतना ही कंसेप्ट हमें समझना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 2 6x, ये हो गया 6x धन 12 बराबर में ये हो गया दोस्तों 180 अंश। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से देखिए कर देता हूँ 6x, ये हमारा क्या हो गया बराबर में 180 और 12 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो 180 माइनस 12, ठीक है। तो 180 माइनस 12 करूँगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 168। तो 1 से बराबर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा निकल के आ जाएगा 168 और ये बटे में 6। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको मैं कटा देता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 कम 6 और ये 6 दूने 12, उसके बाद 4 बचा तो ये 48 हो गया और ये हमारा कितना हो जाएगा 6 8 48, 8 छक्का 48। तो 1 से बराबर क्या निकल के आ गया, 1 से बराबर हमारा ये 28 अंश निकल के आ गया, जो कि होगा हमारा आंसर। और ये किस में दिया है देखिए 1 से बराबर 28 अंश, ये हमें दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। तो बिल्कुल संगत कोड का कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर दोस्तों आज आपको हमारी यह क्लास पसंद आया होगा, आज आपको हमारे यह क्लास समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा, तो आप जो है हमें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसका मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर इसको आप बनाइएगा। ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा एक लाइन है। ये कोई भी लाइन अपने आप में कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। अब यहाँ पर देखिए 125 है। अब मैं इतना को ही मान लीजिए, इतना को मैं अगर भूल जाता हूँ, ठीक है, अगर इतने मान के मैं भूल जाता हूँ तो 125 और ये मान मैं निकाल सकता हूँ 125 धन 1 बराबर 180 अंश करके ये मान निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार 85 धन ये इसको मैं मान लेता हूँ y, तो 85 धन y बराबर हमारा 180 अंश, तो यहाँ से y का मान भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हो गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ से मुझे ये हमारा ये वाला एंगल का मान निकल गया, ये एंगल का मान निकल गया, तो ये 1 का मान आसानी से निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही इसका पार्ट 1 को आप जाके ज़रूर देखिए, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को रेखा और कोड से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझ जाएंगे। तो आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही दोस्तों यह वीडियो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, जो आपका सीजी व्यापम से रिलेटेड कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो या फिर हॉस्टल वार्डन हो या फिर रेलवे एसएससी का भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में नए टॉपिक और नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।